जैसा कि हम पढ़ रहे थे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ओजोन लेयर को लेकर के कि ओजोन हमारे समताप मंडल में 28 से 30 किलोमीटर के अंतर्गत 2 किलोमीटर की मोटी परत होती है जो अल्ट्रावायलेट यानी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो तरंगें होती हैं उनसे हमें संरक्षण प्रदान करती हैं। जो किरणें आती हैं उससे हमें संरक्षण प्रदान करती हैं, जिसमें देखा जाए तो ए बी सी। वो अल्ट्रावायलेट बी होती है, काफ़ी प्रभावकारी होती है। सी भी बहुत ही काफ़ी इफेक्टेबल होती है, जिससे क्या होता है हमारी वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव जो जीव होते हैं उन पे इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके लिए निरंतर कौन सी ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे ये ओजोन लेयर है वो निरंतर क्षरण हो रही है। जिसके अंतर्गत हमने क्लोरीन को पढ़ा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था जिसके क्लोरीन एक मुक्त मूलक बनता है, इस पर अल्ट्रावायलेट किरणें गिरती हैं तो मुक्त मूलक बनता है। फिर वो ऑक्सीजन से ओजोन से क्रिया करता है तो उसमें फिर से वो क्या करता है कि ओजोन को क्षरण करता है। तो जिसमें एक जो हमारा एक जो देखा जाए तो एक क्लोरीन का मुक्त मूलक जो अणु होता है वो 10 लाख ओजोन के मूलकों को क्या करता है, क्षरण करता है। तो यही सब हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो अंटार्कटिका पर जो ओजोन का क्षरण होता है, ठीक, अंटार्कटिका जो एक अपना महाद्वीप है उसके ऊपर जो क्षरण होता है वो क्षरण क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। तो हमारा जो लेक्चर था वो इसी के लिए था कि अंटार्कटिक के ओजोन क्षरण का कारण क्या है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, इसमें से हम एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि ओजोन, ठीक, ओजोन क्षरण के कारण। वैसे तो हमने कारण में सभी पढ़ लिए थे, लेकिन हम बात अब कर रहे हैं विशेष तौर पर अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका, ठीक, अंटार्कटिका पे हम बात कर रहे हैं। तो अंटार्कटिका पर एक देखा जाए तो ये शीतकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक, जहाँ बर्फबारी रहती है। और ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव यानी कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में ये देखने को मिलता है। और उसके ऊपर देखा जाए तो जो अंटार्कटिका क्षेत्र है उस पर ओजोन क्षरण का छिद्र देखा गया, ओजोन क्षरण देखा गया, वहाँ लेयर देखा गई, पतली देखी गई। वहाँ पे लगभग 200 डाप्सन, 200 या 250 के डाप्सन के बीच देखी गई। जबकि जो उसका जो कलर हो जाता है वो कैसा होता है, नीला एवं बैंगनी कलर, 2 कलर हो जाते हैं। जबकि 300 डाप्सन की जो ओजोन होती है उसमें पीला और देखा जाए तो हरा कलर हो जाता है। लेकिन बात यहाँ आती है कि ओजोन क्षरण जो अंटार्कटिका क्षेत्र में हो रहा है उसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कई अलग अलग कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित है और उस विभाजन के आधार पर सूर्य जो है वो प्रकाश को जो है लंबवत डालता है, ठीक। तो इस प्रकाश को जब लंबवत डालता है तो यहाँ का प्रकाश क्या होता है, कर्क और मकर रेखा के बीच का प्रकाश उस कटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ तापमान एवं शुष्क भरा क्षेत्र होता है, तापमान और शुष्क भरा क्षेत्र, यहाँ बरसात सबसे ज़्यादा होती है, ठीक, शुष्कता हुआ क्षेत्र रहता है। लेकिन बात यहाँ आती है कि इन क्षेत्रों पर देखा जाए, इन क्षेत्रों पे देखा जाए तो इतने यहाँ बारिश देखा जाए नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती है। बर्फबारी यानी कि इतना ठंडा प्रदेश पाए जाते हैं कि यहाँ पर जो बर्फ़ के क्या क्रिस्टल होते हैं, बर्फ़ क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो प्रशीतन पाया जाता है, प्रशीतन, प्रशीतन एक प्रकार का ठंडा प्रदेश ही होते हैं जो बर्फ़ से युक्त होते हैं, जिसमें देखी जाए तो इतनी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर इतना माइनस में चला जाता है कि वहाँ पे जो परमाफ्रॉस्ट है, जिसे परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, वो बनने लगते हैं, ठीक। एक ये प्रकार देखा जाए तो ग्लेशियर ही होते हैं जो बर्फ़ से बने होते हैं, ठीक है, ये ग्लेशियर ही होते हैं जो बर्फ़ से बने होते हैं। तो ये देखा गया कि हमारे जो अंटार्कटिका क्षेत्र हैं या जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्र का हम अंटार्कटिका क्षेत्र लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ही सबसे पहले 1980 में क्या देखा गया था, छिद्र देखा गया था, ठीक।
तो इसके लिए कौन से अहम कारक हैं जो इस छिद्र को मतलब बड़ा करने में या देखा जाए तो इस लेयर को पतले करने में निरंतर प्रयास करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसका एक जिम्मेदार हम सूर्य को हम इस बार देख सकते हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य के जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो यही जो यहाँ पे देखा जाए तो क्या होता है, यहाँ की वायु इतनी उठ जाती है, इतनी उठती है कि एक देखा जाए तो इतनी वायु ऊपर चली जाती है कि विक्षोभों के माध्यम से, चक्रवातों के माध्यम से वायु ऊपर उठ जाती है, तो वायु हल्की हो जाती है। तो हल्की होकर देखा जाए तो काफ़ी समताप मंडल क्षेत्र में चली जाती है। तो वो हल्की होकर क्या चली जाती है, समताप मंडल में, और वो क्षेत्र देखा जाए तो इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जब वो चली जाती है, जैसे कि ध्रुवों पे जब वो चली जाती है, ठीक, तो यही वायु क्या होती है, ये एक समतापीय मंडलीय वायु बोलते हैं, या इसको हम बादल बोल लेते हैं, जैसे समतापी मंडलीय बादल, समतापी मंडलीय बादल। ये प्रकार से क्रिस्टल नुमा बादल होते हैं, ठीक। इनमें देखा जाए तो बारिश नहीं होती है, ये टेम्परेचर इनका इतना कम होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि आर्द्रता इसमें नहीं होती है, मतलब ठंडक हो जाते हैं, ठंडे बादल होते हैं समतापी मंडलीय बादल। और इन बादलों की वजह से क्या होता है कि जब देखा जाए तो सितंबर से नवंबर, ठीक, सितंबर से नवंबर के बीच अगर देखा जाए, ठीक, सितंबर से नवंबर के बीच में ये समतापीय बादल क्या होते हैं, इतने ठंडे हो जाते हैं, इतने ठंडे होते हैं कि इसमें जो बादल हैं वो क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक। और यही क्रिस्टल जब होते हैं तो ये क्या करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन इसको एक्टिवेट कर देते हैं, और यही क्लोरीन जो होती है वो क्या कर देती है, ओजोन का क्षरण करने लगती है, ठीक। क्लोरीन ब्रोमीन जो है ये ओजोन का क्या करने लगती है, क्षरण करने लगते हैं। तो एक प्रमुख कारक इसमें ये देखा जाता है कि जो ओजोन क्षरण का जो अंटार्कटिका में जो कारण है वो है समतापीय मंडलीय बादल, ठीक है। और समतापीय मंडलीय बादल कैसे बनते हैं वो मैंने बता ही दिया है कि जब वायु ऊपर उठ जाती है, इतनी ऊपर हल्की हो जाती है तो वो आर्द्रता नहीं बन पाती है, उसमें देखा जाए तो क्रिस्टल हो जाते हैं। और एक जब देखा जाए सूर्य अपनी दिशा में परिवर्तन करने लगता है तो ये ठंडे प्रदेशों में यही बादल जो हैं उनमें आर्द्रता नहीं होती है, जिससे वो एक देखा जाए आर्द्रता तो होती है, लेकिन बात यह है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है, और टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से ये क्रिस्टल में बन जाते हैं। तो ये बादल एक प्रकार के क्रिस्टली बादल बोले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका ध्रुवीय तापमान देखा जाए तो बहुत कम होता है। और ये स्थिति देखा जाए तो जो शीत ऋतुएँ आती हैं, शीत ऋतुओं में देखने को ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और ये सितंबर से नवंबर के बीच ये बादल बनते हैं, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो इसमें देखा जाए तो इन बादलों का एक समूह बनता है, जैसे कि जब ऊपर ये बादल जो चले जाते हैं समतापीय बादल होते हैं, इनको जो ऊपर एक समूह बन जाता है, ठीक। और इन समूह को हम बोलते हैं प्लैंकटन समूह। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन समूह, ठीक है। ये प्लैंकटन समूह है, ठीक है, ये समताप में ही मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, समताप मंडल में ही मिलते हैं। वैसे तो देखा जाए तो समताप मंडल में बादल नहीं बनते हैं, ठीक है। नॉर्मल टॉप में देखा जाए समताप मंडल में बादल नहीं बनते हैं, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में देखे जाएं तो ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में समताप मंडल पे ऊंचाई के आधार पर होते हैं, क्योंकि जैसे ही हवा ऊपर उठती है तो इतनी ऊपर विक्षोभ आते हैं, जून जुलाई में विक्षोभ आते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा ऊपर उठ जाती है वायु की, वो वायु क्या है कि टेम्परेचर में इतना माइनस होता जाता है, तो ऊपर ये वायु पहले तो उठती जाती है, फिर वो ठंडी होती फिर ओजोन समताप में चली जाती है। तो फिर यही वायु जो है सितंबर, नवंबर, दिसंबर की तरफ क्या देखने को मिलता है, ये क्रिस्टल में बदल जाती है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है, और ये समताप मंडलीय बादल बोले जाते हैं। इनकी समताप मंडलीय जो बादल का एक समूह होता है, एक बादल का एक समूह होता है, उसे प्लैंकटन समूह कहते हैं, ठीक। ये समताप मंडल में ही पाया जाता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो बादल समताप मंडल में नहीं बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इन बादलों का एक विशेष तौर पे ये देखा जाता है कि इनका ध्रुवीय तापमान बहुत कम होता है, ठीक। और ये बहुत शीतलन प्रक्रिया के दर्शाते हैं, जिससे ये बनते हैं,
ठीक है। एक प्रकार से बादल जो होते हैं वो धूल के कड़ी से होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए तो यही बादल जो है क्लोरीन को एक्टिवेट कर देते हैं, और क्लोरीन को एक्टिवेट करते हैं तो यही बादल को हम बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल्स बादल। इनको हम एक नाम से और पुकारते हैं। जब ये बादल क्या करते हैं, क्लोरीन और Br को यानी ब्रोमीन को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और एक्टिवेट करते हैं ये बादल, तो इनको हम बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल्स, मदर ऑफ पर्ल्स, ठीक है। तो यही जो क्लोरीन एक्टिवेट होती है, जब ये क्लोरीन एक्टिवेट होती है, ब्रोमीन एक्टिवेट होती है, तो यही क्लोरीन ब्रोमीन क्या करती है, ओजोन के साथ, ठीक, ओजोन के साथ क्लोरीन जब मुक्त मूलक के रूप में मिल जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये क्लोरीन जो है एक्टिवेट वैसे तो ये निष्क्रिय होती है, ठीक है। बात देखना एक है, हमारी क्लोरीन जो होती है ऊपर भी पाई जाती है, वो एक्चुअली निष्क्रिय पाई जाती है, लेकिन समताप मंडलीय बादल जो होते हैं उसे सक्रिय बना देते हैं, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो क्लोरीन होती है और जो क्लोरोकार्बन है, ठीक, क्लोरो जो कार्बन है, ठीक है, इसमें तो जो Cl2 है, ये क्लोरीन है, ये जब टूटती है अल्ट्रावायलेट से, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो देखा जाए A, B और C में होती है ना, ठीक है। तो इसमें सबसे हानिकारक कौन होती है, B और C, ये वनस्पतियों को प्रभाव डालती है, ठीक है, और ये जीवों और वनस्पति दोनों को प्रभाव डालती है। तो सबसे घातक तो इसमें C है, लेकिन B भी देखा जाए तो ये घातक मानी जाती है, हमारी वनस्पतियों को प्रभाव डालती है, ठीक है। तो बात यही आती है कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, ये जो है जो हमारी ओजोन Cf2Cl2 होती हैं, इसको क्या करते हैं, डेस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं और मुक्त मूलक में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया कर लेता है, ठीक है, तो बना देता है ClO+O2, ठीक। तो ये जो है ये क्या है, ओजोन का क्षरण है, ठीक, ओजोन का क्षरण है, ठीक है। लेकिन ये जो देखा जाए तो हमारे जो मानव द्वारा जो गैस बनाई गई है, जो रासायनिक पदार्थ बनाए गए हैं, वो रासायनिक पदार्थ कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे तौर पे ये एक प्रकार से ये भी देखा जाए कि जो समताप मंडल में क्लोरीन पाई जाती है वो निष्क्रिय होती है, निष्क्रिय क्लोरीन होती है, लेकिन इन बादलों के प्रभाव से वो सक्रिय क्लोरीन हो जाती है, ठीक है। तो आप इतने तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमारे जो समताप मंडल में ओजोन का क्षरण होता है, ठीक। एक तो ये मुख्य कारण माना जाता है। साथ ही साथ इसमें हम देख सकते हैं कि जो बादल होते हैं, जो समतापीय मंडल के जो बादल होते हैं वो एक समान आकार के होते हैं, समान गुणधर्म दर्शाते हैं, समान गुणवत्ता होती है उसमें। जैसे जैसे उसमें क्रिस्टल बनते हैं तो वो जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उसमें समान गुणधर्म होते हैं, क्योंकि ऊपर जो क्षेत्र होता है वो समताप है, उनका समान ताप है, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो बादल जो क्रिस्टल नुमा होते हैं वो समान ही होते हैं, एक समान गुणधर्म दर्शाते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। और यही बादल जो होते हैं वो एक्चुअली देखे जाएं तो रंगीन होते हैं, ना रंगहीन, रंगीन, ठीक है, रंगीन होते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसमें ओजोन क्षरण के अंटार्कटिका में दूसरा कारण कौन सा हो सकता है। तो दूसरा कारण भी इससे जुड़ा एक कारण और देखा जाता है, इससे जुड़ा हुआ ही है। वो कारण देखा जाता है दूसरे नंबर पे ध्रुवीय भंवर, ध्रुवीय भंवर, ये भी एक मुख्य कारण माना जाता है। ये देखा जाए तो जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ठीक, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं तो उसमें एक प्रकार से देखा जाए तो एक चक्रवात ही होते हैं, ठीक। ध्रुवीय क्षेत्र के एक चक्रवात बोले जाते हैं। इसमें जो इसके किनारे का जो मतलब देखा जाए कॉर्नर जो क्षेत्र होता है ये वाला इस प्रकार का, तो ये क्षेत्र क्या होता है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वायु अधिक होती है इसमें, सबसे ज़्यादा प्रेशराइज वायु होती है, क्या होती है, वायु सबसे ज़्यादा अधिक होती है, वायु सबसे अधिक पाई जाती है इसमें। और जो सेंट्रल का क्षेत्र होता है, केंद्रीय क्षेत्र होता है, इसमें वायु बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ये एक प्रकार से उठने वाले चक्रवात हैं, ये भी एक प्रकार से वायु से उठने वाले चक्रवात हैं।
और इसमें देखा जाए तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब समझ लीजिए कि -80 डिग्री क्षेत्र तापमान से युक्त जो बादल चक्रवात होते हैं, जब ये ऊपर उठ जाते हैं, मतलब -डिग्री में ऊपर, ये वहाँ एक प्रकार से बैठे हुए होते हैं, ठीक है, बैठे हुए ही होते हैं। जब इन पे जब ये देखा जाए तो ये भी क्लोरीन को भी एक्टिवेट और ब्रोमीन को एक्टिवेट करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के जो चक्रवात होते हैं इनका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जब -80 डिग्री सेंटीग्रेड के जब माइनस में होते हैं, इनका टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो ये क्लोरीन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। शुष्क क्षेत्र में देखा जाए, शुष्क क्षेत्र में अगर बात की जाए तो शुष्क क्षेत्र में ये स्थिति देखने को नहीं मिलती है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम बताएंगे कैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी क्षेत्र देखने को मिला है, लेकिन वो कैसे मिला, उसका क्या इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, उसके विषय में हम बताएंगे अभी। लेकिन बात यह है कि जो शुष्क क्षेत्र हैं यहाँ पर ओजोन छिद्र का निर्माण नहीं होता है। कारण क्या होता है कि जो क्लोरीन होती है वो क्लोरीन एक्टिवेट शीत ठंडे प्रदेशों में ही होती है। जब टेम्परेचर -80 डिग्री जैसे टेम्परेचर इसका है, ठीक है, या जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहीं पे ये क्लोरीन एक्टिवेट होती है, निष्क्रिय से सक्रिय हो जाती है, और ये गर्मी में सक्रिय नहीं होती है क्लोरीन, ये विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो इस क्लोरीन के प्रभाव के कारण ही हमारी ओजोन और क्षरण होती है। इसमें ब्रोमीन भी एक मुख्य घटक हम रख लेते हैं, इसमें और ब्रोमीन भी है। तो ये कुछ घटक होते हैं, लेकिन ब्रोमीन जो देखा जाए तो ये देखा जाए तो मानव द्वारा जो मानव जनित क्रियाकलाप है उससे ये क्या है ऊपर जाती है, ठीक है। साथ ही साथ इसका प्रभाव होता है, तो ये क्षोभमंडलों की वजह से मंडल जो विक्षोभ होते हैं उससे ऊपर समता मंडल में जाती है, वहाँ एक्टिवेट हो जाती है। वैसे तो ये एक्टिवेट रहती है, लेकिन क्लोरीन निष्क्रिय रहती है, ठीक है। इसको एक्टिवेट करने में ये कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं, इनको मैंने बता दिया। अब बात ये आती है कि ओजोन परत के अपक्षय के प्रभाव, यानी कि ओजोन परत जो क्षरण हो रही है इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, जीव जंतुओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा, वनस्पतियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो क्लाइमेट पर भी इसका एक प्रभाव पड़ेगा। तो इसके कई प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसमें हम एक एक करके समझते हैं। जैसे हम इसमें समझते हैं ओजोन क्षरण से प्रभाव। ओजोन क्षरण से प्रभाव, तो ओजोन क्षरण से प्रभाव में हम एक देखते हैं कि आप जैसा जानते हो कि ओजोन की जो परत होती है, ये जो परत है ओजोन की, ठीक है, ये लगभग 300 डाप्सन अगर है, ठीक है, ये 300 डाप्सन है। डाप्सन के वैसे हमने बता दिया था 300 डाप्सन है, तो ये परत ठीक है, ये परत ठीक है। और यह हमारी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं सूर्य से जो आती हैं उनसे हमें क्या संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है। अगर यही ओजोन परत क्लोरीन के प्रभाव से, ब्रोमीन के प्रभाव से, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक, जो अणु होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड है। साथ ही साथ देखा जाए तो CF2 Cl2, ठीक, इसी में हम ले लेते हैं CC हेलोजन के कुछ जो तत्व होते हैं जैसे ClO4, ये टेट्रा, ठीक, जो टेट्रा क्लोराइड है, इनके प्रभाव से, और इसमें एक और लिख लीजिए, ठीक है। तो यही कुछ मुख्य घटक होते हैं जो ओजोन के क्षरण को प्रभावित करते हैं। तो बात ये आती है कि इनके प्रभाव से, अगर ये इनके प्रभाव से ये कुछ घटक रासायनिक पदार्थ हैं, इनके प्रभाव जब इस पर पड़ता है तो ये निरंतर क्या हो जाती है, 200 डाप्सन के करीब पहुंचती है। तो फिर इसे हम बोलते हैं ओजोन का क्षरण, या ओजोन एक छिद्र नहीं होता है एक्चुअली में, वो लेयर पतली हो जाती है, उसे ही छिद्र बोलते हैं। अब बात ये आती है कि इसका प्रभाव कैसे पड़ता है।
तो हमारे यहाँ पे जानते हो कि पारितंत्र 2 प्रकार के हैं, ठीक है। वैसे तो एक जलीय होता है और एक स्थलीय होता है, ठीक। एक जलीय होता है, एक स्थलीय होता है। तो जलीय पारितंत्र में इसका प्रभाव किन पे पड़ेगा? फाइटोप्लैंक्टन पे। जो फाइटोप्लैंक्टन वनस्पति होती है उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन पे जब अल्ट्रावायलेट जो अल्ट्रावायलेट बी है, ठीक, ये जब इस पर गिरेगी तो इस पर इसके जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, पीलापन आ जाएगा इसकी पत्तियों में, विकास इसका अवरुद्ध हो जाएगा और ये भोजन निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब भोजन निर्माण नहीं कर पाएंगे तो इसका प्रभाव जीव जंतुओं पे भी तो मिलेगा, जो इसके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो इस पर ही डिपेंड होते हैं, तो उन्हें पूर्ण रूप से भोजन नहीं मिल पाएगा तो वो मर जाएंगे। तो इससे पूरा पारितंत्र प्रभावित होगा निश्चित तौर पे। तो फाइटोप्लैंक्टन जो वनस्पति होती है ये क्या करती है, जो CO2 + H2O, ठीक, ये जो CO2 + H2O करके जो भोजन का निर्माण करती है, तो CO2 वो क्या है, ये सिंक होते हैं। वैसे भी महासागर जो होते हैं वो कार्बन के सिंक बोले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो फाइटोप्लैंक्टन वनस्पति होती है वो एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करती है, बात समझ रहे हो। तो जब इस पर अल्ट्रावायलेट बी किरणें गिरेंगी, ठीक है, तो ये प्रभावित होगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं कर पाएगी, भोजन निर्माण नहीं कर पाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि इसकी बहुत सारी वृद्धि हो जाएगी, इतनी वृद्धि हो जाएगी कि इससे फिर क्या है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होगी, ठीक। ग्रीन हाउस गैस इतना प्रभावित होगा, इतना ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। तो इससे तो आप जानते हो जब ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगी पूरे, इसे जैसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इसके प्रभाव तो आप जानते ही, पूरे वायुमंडल को प्रभावित करती है, ठीक। साथ ही साथ है जलवायु परिवर्तन। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो इनका एक दूसरे से रेलिवेंट होता है। बात यहाँ आती है कि CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, एक सक्रिय गैस है, लेकिन जब फाइटोप्लैंक्टन को सिंक नहीं कर पाएंगे, अल्ट्रावायलेट से वो प्रभावित होगी वनस्पति, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित रहेगी, क्योंकि CO2 तो निरंतर उत्सर्जित हो रही है, समझ रहे हो ना। तो बात यही आती है कि CO2 तो आप देखते हो कि वाहनों के माध्यम से होती है, कई इलेक्ट्रॉनिक जो पदार्थ हैं उनके माध्यम से, उसके जैसे कि कुछ उद्योग हैं उनके माध्यम से होती है। तो ये तो हमेशा उत्सर्जित होती है, लेकिन इसका निरंतर सिंक नहीं हो पाएगा। ज़मीनी स्तर पर सरकार ने प्रयास किए हैं ज़मीनी सिंक करके, ठीक है, इसका कुछ उत्पाद बनाने के लिए इस पर कार्य कर रही है, गवर्नमेंट करती है, निरंतर प्रयास है सक्रिय। लेकिन फिर भी अगर इसको फाइटोप्लैंक्टन सिंक नहीं कर पाएंगे तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव वनस्पतियों, साथ ही साथ देखा जाए जीव जंतुओं पर भी, ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए क्लाइमेट पर, और ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, पृथ्वी ज़्यादा क्लियर होगी, तो इससे एक प्रभाव हमारे परिवार व्यक्तियों पर भी पड़ेगा, ठीक। कोरल पे प्रभाव पड़ेगा, कोरल ब्लीचिंग होगी। तो ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। अब बात समझ में आ गई। तो अल्ट्रावायलेट भी है, इसका एक प्रभाव भाई फाइटोप्लैंक्टन वनस्पति है उसमें देखने को मिलती है, उससे जीव जंतुओं भी प्रभावित होते हैं। अब एक इसका प्रभाव हम देखें तो स्थली पर कैसा पड़ता है। जब अल्ट्रावायलेट जब हमारे स्थलीय क्षेत्र पर आते हैं, ठीक, स्थलीय क्षेत्र पर पड़ते हैं, स्थलीय क्षेत्र का जो पारितंत्र होता है, ठीक, वहाँ पे देखा जाए तो वनस्पतियों का अपना पारितंत्र में होता है, घास का, मैदान का, पर्वत का, पठार का, सबका अपना अपना पारितंत्र होता है, ठीक है। तो जी अल्ट्रावायलेट जब हमारे यहाँ इस पे आएगी, स्थलीय पारितंत्र क्षेत्रों पे आएगी, तो यहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, ठीक, यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रीजन इसका क्या है कि जीव जंतु जो होते हैं ये खुले में पाए जाते हैं, खुले में घूमते हैं, तो इन पे प्रभाव इस पर पड़ेगा। और जबकि जलीय पारितंत्र के जो जीव जंतु होते हैं ऊपर इनके रहती है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन घूमती रहती है इतना, तो इन पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसके जब फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होगी तब जीवों पर प्रभाव पड़ेगा। जबकि इसमें देखा जाए स्थलीय क्षेत्र में तो खुले जीव जंतु देखने को मिलते हैं, तो इसमें जो अल्ट्रावायलेट सी है इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं।
ठीक है, कैंसर की बीमारियां होती हैं, ठीक, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर तो एक मुख्य बीमारियाँ इसमें देखने को मिल जाती है। और भी बीमारियां होती हैं, ठीक, जेनेटिक बीमारियां होती हैं, ठीक, जेनेटिक बीमारियां जो डीएनए वगैरह होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है। साथ ही साथ डीएनए का जो जीन होता है, क्रोमोसोम, वो भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ कैंसर और होता है, ठीक, HIV जैसे रोग होते हैं, इम्यूनिटी जो, ठीक है, इंडोसाइन जो वायरस है वो प्रभावित होता है। इसी के साथ साथ देखे जाए तो बहुत सारे संक्रामक रोग हो जाते हैं, ठीक, तो इनके लिए फिर एंटीबायोटिक, मेडिकल और दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो बात यही आती है कि यहाँ स्थलीय क्षेत्र की जीव जंतुओं पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, और साथ ही वनस्पतियों पे तो प्रभाव पड़ता ही है। जैसे कि जब जलीय पायदान की वनस्पति प्रभाव पड़ेगा तो स्थलीय की तो भी पड़ेगा ना, ऑटोमेटिक पड़ेगा स्थलीय में, बारीक में, ठीक। लेकिन इसके संरक्षण में देखा जाए तो मैंग्रोव एक वनस्पति ऐसी होती है जो अल्ट्रा वायलेट बी को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है, अवशोषित कर लेती है। वो हमने आपको बताए थे कि उसमें जो वनस्पति है, ठीक, मैंग्रोव जो हेलोफाइट किस्म की पाई जाती है, हेलोफाइट किस्म बोलते हैं। और ये देखा जाए तो खारे पानी, दलदल में और तटीय क्षेत्रों में पानी देखने को मिलती है। तो इसमें गुणवत्ता होती है, वो होती है पत्तियों में लेवोनाइड, ठीक, जो पत्तियाँ होती हैं पत्तियों में लेवोनाइड पाया जाता है। और पत्तियों में लेवोनाइड ही क्या करता है, ये एक प्रकार का केमिकल होता है, ठीक, प्राकृतिक है, नेचुरली है, कोई मनुष्यों ने नहीं बनाया है, नेचुरली केमिकल होता है जो क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट बी है इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंग्रोव वनस्पतियों पर इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो सामान्य वनस्पतियों के पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उस पर इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि जो सूर्य द्वारा आने वाली अल्ट्रावायलेट है वो सीधे हमारे धरातल पे आ जाएंगी और इस पर क्लाइमेट को भी प्रभावित करेंगे, जीव जंतुओं को प्रभावित करेंगे, रोगों से ग्रस्त लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर तो आप समझते हो कि ये समस्याएं जब देखने को मिलती हैं तो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं भी फिर घेर लेती हैं। तो ये स्थितियाँ देखने को मिल जाती हैं कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। अब बात ये आती है कि ये तो कुछ चीज़ को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम समझते हैं कि जो ओजोन क्षरण है इसके लिए कौन से अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए हैं, ये हमारी सरकार ने क्या उपाय किए हैं, इसके संदर्भ में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इसके संदर्भ में अगर पहला प्रयास देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है बेना, तो बेना कन्वेंशन, ठीक, एक बेना कन्वेंशन एक प्रकार से देखा जाए तो एक फ्रेमवर्क था। पहले हम कन्वेंशन के बारे में समझ लेते हैं, काफ़ी एस्पिरेंटों को कन्वेंशन समझ नहीं आता कि कन्वेंशन होता क्या है। तो बात ये आती है कि जो वियना कन्वेंशन था एक प्रकार सा एक समझौता होता है। ये कन्वेंशन एक समझौता होता है कि आपको ऐसा ऐसा कार्य करना है, इच्छा शक्ति, जिसे हम इच्छा शक्ति बोलते हैं, ठीक। एक कन्वेंशन होता है, इसमें क्या होता है कि सामूहिक रूप से जो जिस देश के मतलब लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और किसी भी एक समस्या को समाधान के लिए एक मतलब इकट्ठे होते हैं और उस पर विचार करते हैं कि कैसे क्या कार्य करना होना चाहिए। अब उस पर कार्य होता है या नहीं होता है वो डजंट मैटर है, ठीक। ये एक प्रकार से फ्रेमवर्क होता है कि हमें इस प्रकार का फ्रेमवर्क तैयार करना है कि किसी भी कार्य को बनाने के लिए या किसी को ख़त्म करने के लिए, बनाने या ख़त्म करने दो ही कार्य के लिए ये हमारा एक कन्वेंशन तैयार किया जाता है। तो ये जो कन्वेंशन था ये 1985 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बेना है वहाँ लाया गया था और वो लाया गया था ओजोन क्षरण को संदर्भित में। अब बात ये आती है कि ओजोन क्षरण से संदर्भित में एक मुख्य घटक इसमें देखा जाता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक, ये देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होते हैं, इनको हम फ्रीज बोलते हैं, जो प्रशीतक कहे जाते हैं, फ्रीज, ठीक है। इसमें ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। पहले तो देखी जाए तो अमोनिया थी, ठीक, लेकिन
अमेरिका ने एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और उसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया। और ये देखा जाए तो अमोनिया काफ़ी एक देखा जाए तो झरप गैस है। झरप के मतलब एक देख सकते हो कि जलन सी होती, बॉडी में जलन, आंखों में जलन, तो ये अमोनिया प्रभावित करती है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये बॉडी को तो इम्पैक्ट नहीं डालती है, ठीक है, लेकिन ये हमारे किस पे डालती है, ओजोन पर प्रभाव डालती है, ओजोन को प्रभावित करती है। तो इसको कम करने के लिए, ठीक, इसको कम करने के लिए ये समझौता लाया गया था, वेना कन्वेंशन। इसमें बोला गया कि सभी देश जो इकट्ठे हुए हैं, जितने भी आए हैं देश, वो सभी देश मिलकर क्या करेंगे, इस कन्वेंशन के तहत CFC को कम करने का प्रयास करेंगे, ठीक। ये एक प्रकार का बहुपक्षीय समझौता था। और इसमें देखा जाए तो सभी लोग इकट्ठे हुए थे और ये फ्रेमवर्क एक तैयार किया गया था और इसे बनाने और ख़त्म करने के लिए। बात ही अब यहाँ पे आती है कि जो एक प्रकार से देखा जाए तो ये बाध्यकारी नहीं था। इसमें बस यही बोल दिया गया था कि आप इतना इतना करके मतलब आपको धीरे धीरे कम करना है। मतलब इसे पूर्ण रूप से ख़त्म करने की बात नहीं थी, ठीक, इसे कम करने की बात थी। बात समझ रहे हो ना। अब बात ये आती है कि ये जो कन्वेंशन था, ठीक, एक प्रकार का बाध्यकारी नहीं था, तो लोगों ने इस पर प्रयास किया कि नहीं किया, क्योंकि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये हमारी इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। जो फ्रीज इंडस्ट्री है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब फ्रीज इंडस्ट्री जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं बनेगा तो फ्रीज इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसका एक आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लगभग सेवा क्षेत्र में इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक, तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसमें बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो लोग जो फ्रीजों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो एक भारी दिक्कत है। गर्मियों का वैसे भी मौसम में लोग गर्मी की मार झेलते हैं, तो इम्पोर्टेंट एक फ्रीज इंडस्ट्री वहाँ महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करती है, ठीक। तो उसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो इम्पोर्टेंट होती है। अब इस पर जब प्रतिबंध लग जाएगा तो इसका एक सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, फ्रीज इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा, सेवा क्षेत्र पे पड़ेगा, आर्थिक विकास अवरुद्ध होने पे प्रभाव पड़ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यू देखे जा सकते हैं। तो इस पर लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। कम करने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर विशेष तौर पे ध्यान नहीं दिया गया। लोगों ने इसमें एक प्रकार का फ्रेमवर्क ही था, इस वजह से इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन अब बात ये आती है कि जब इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो 1987 है, इसमें एक कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, ठीक, मॉन्ट्रियल एक शहर है। इसी मॉन्ट्रियल शहर में एक प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक, और ये प्रोटोकॉल जो था वो एक बाध्यकारी था कि कोई भी कार्य अगर इसके तहत किया जाएगा, जितने भी देश आएंगे, जो देश होंगे, ठीक, विकसित देश एवं विकासशील देश, विकसित एवं विकासशील देश, जो भी देश यहाँ अविकसित देश के लिए नहीं था ये, ठीक, ये विशेष ध्यान रखना, विकसित और विकासशील देश जो भी आएंगे, ठीक है, वो उनको लिए ये बाध्यकारी होगा कि वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो 2000 तक क्या करें, पूर्ण रूप से ख़त्म करें, ठीक, पूर्ण रूप से ख़त्म करने की बात कही। लेकिन एक बात इसमें ये बोल दी गई कि 2000 तक शायद पूर्ण रूप से ख़त्म ना कर पाएँ, क्योंकि एकदम किसी पे प्रभाव डालना तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसमें एक बात और बोली गई, तो 1996 से 1994 तक 80% कम करना है, 80% को कम करना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लेके, और 2000 तक फिर 20% और है तो वो भी कम हो जाएगा। तो 1994 तक, 1986 से 94 तक के बीच में 80% क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लेस करना था, कम करना था, ठीक है। तो ये जो था अब विकसित देशों के लिए नहीं था, विकसित और विकासशील देश थे, उसमें 2000 तक
उत्पादन को कम करना था या उस पर बैन लगाना था, ठीक है, उसका उपयोग पर बैन लगाना था। ये कुछ समझौते हुए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत और ये बाध्यकारी थे। अब बात समझ में आ गई। लेकिन बात ये है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो काम किया गया उसमें एक बात और बोली गई थी कि यदि कोई देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत कोई भी ऐसा रासायनिक उत्पाद बना लेता है जो देखा जाए जो ओजोन क्षरण को प्रभावित नहीं करता है तो उसे बना सकता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत बात कही गई थी। अब बात यहाँ आती है कि तो फिर बहुत सारे देशों ने क्या बनाया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC बनाया, ठीक। लेकिन HFC ओजोन क्षरण को प्रभावित नहीं करती है, ये बात सही है। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये देखा जाए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन को क्षरण नहीं करती है, लेकिन ये बहुत ही ग्रीन हाउस गैस है। तो ये इतना इम्पैक्ट डालती है बहुत ज़्यादा। ये देखा जाए तो CO2 से 300 गुना प्रभावशाली है, 300 गुना प्रभावशाली है ये हाइड्रोक्लोरोकार्बन। तो अब भैया बात ये आई कि ओजोन क्षरण को तो प्रभावित नहीं कर रही है, लेकिन ये ग्रीन हाउस को इतना, ग्लोबल वार्मिंग को इतना बढ़ा रही है। पहले से ही हमारे यहाँ पर कुछ वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसी में देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, बहुत सारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसें ऑलरेडी हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करती हैं, ठीक। लेकिन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इनसे भी कई गुना प्रभावित करती है। तो बात अब ये आई कि ये तो हमारे लिए फिर चिंता का विषय है। ओजोन क्षरण को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, फिर वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे शैवालों पर, कोरल पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाष्पीकरण होगा, पानी का बाष्पीकरण होगा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी। तो ये भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा इसका कहीं ना कहीं हाइड्रोक्लोरोकार्बन पर। तो इसके निदान के लिए अब इसको बात अब आई, इसको कम करने के लिए किगाली समझौता आता है। और किगाली समझौता 2016 में आता है। एक बात और ध्यान रख लो कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसमें भारत 1991 में पक्षकार रहा है। भारत इसमें शामिल नहीं था, पक्षकार था 1991 में, ठीक। मतलब उसमें क्योंकि भारत एक प्रकार से देखा जाए तो तब विकासशील देश नहीं था, एक प्रकार का अविकसित देश ही था, ठीक। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ना, उसमें भारत एक पक्षकार रहा है 1991 में। अब बात समझ में आ गई ना। तो किगाली समझौता था, ये किसमें था, जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको कम करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, ये भी देखा जाए तो बहुत सारे हमारे उत्पाद होते हैं, औद्योगिक उत्पादों में यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ देखे जाएं तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारी सड़क निर्माण में देखा जाए तो इसका एक काम महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, ठीक। काफ़ी प्रयोग होते हैं इसके, ठीक है। तो अब बात ये आती है, एक इसमें देखे जाए तो फ्लोमिंग में प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक। तो इसको कम करने के लिए इससे पहले एक पेरिस समझौता आया, पेरिस समझौता 2015। इसमें देखा जाए तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बात कही गई थी, ठीक। लेकिन उसको हम क्या करना है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही रखना, ठीक है। यानी कि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को
कम करना था। अब इसके लिए एक पार्टी होती है UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन ऑफ चेंज। ये जो पार्टी है इसकी होती है कन्वेंशन ऑफ पार्टी। ठीक, ये जो पार्टी थी जो 2001 मतलब कि 21वीं, ठीक, इस 21वीं पार्टी में पेरिस समझौता हुआ था। ठीक है, लेकिन COP26 जो हुआ है उसमें देखा जाए तो 2070 तक कार्बन शून्य करने की बात भी बोली गई है। कार्बन शून्य करने की भी बात बोली है 2070 तक। ठीक, भारत करेगा और भारत ने लगभग 35% अपना कम किया भी है। समझ रहे हो? तो ये कुछ मुख्य फैक्ट हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके लिए जो किगाली समझौता था इसे 2019 में बाध्यकारी बनाना था। ठीक, दो 2019 में इसको बाध्यकारी की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल में देखा जाए तो किगाली समझौता जो है एक प्रकार से अगर 2019 में बाध्यकारी की गई तो ये बाध्यकारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 2019 में इसको बाध्यकारी बनाने की भी बात हुई थी। साथ ही साथ देखा जाए तो इसकी जो कॉन्वेंस ऑफ पार्टी थी वो बैठी थी। ठीक है, ये कुछ मुख्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए या उसके तापमान को, ग्रीन हाउस तापमान की वृद्धि को कम करने के लिए पेरिस समझौता था वो लाया गया था। अब हम समझते हैं कि एक किगाली समझौता है, किगाली शहर है एक प्रकार का, ये रवांडा। ठीक, ये रवांडा का एक शहर है, यूरोप में रवांडा है, उसमें किगाली समझौता था। ये एक प्रकार की 28वीं मीटिंग थी। ठीक, 28वीं मीटिंग थी, उसके तहत ये समझौता ज्ञापन लिया गया था और ये एक्शन लिया गया था। बात आती है कि भारत ने क्या प्रयास किए। भारत के कुछ प्रयास देख लेते हैं। भारत के प्रयास अगर देखे जाएं तो भारत के कोई ओजोन को लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं है। ओजोन को लेकर, क्योंकि भारत इतना देखा जाए तो मतलब कोई ग्रीन हाउस गैसें या इतना कोई उत्सर्जन नहीं करता है जैसे चीन, अमेरिका। ये भारत से कई गुना करते हैं, 10-10 गुना, 15-15 गुना एक्स्ट्रा करते हैं। तो उसके जिम्मेदार वही माने जाते हैं ना, वही देश हैं। भारत के जो प्रयास हैं उसने कोई ठोस प्रयास नहीं, फिर भी भारत ने कुछ अधिनियम बनाए हैं। उसमें आप पेट्रोल का अधिनियम देख लो, पेट्रोलियम अधिनियम जो 1934 है उसको रिप्लेस किया गया 1976 में। ठीक, इसमें मतलब लाइसेंस की बात कही गई है। ठीक है, इसमें लाइसेंस की बात कही गई है। हाइड्रोकार्बन प्रबंधन हेतु जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस है हाइड्रोकार्बन प्रबंधन के लिए बात कही गई है। हाइड्रोकार्बन जो प्रबंधन है उसके लिए इस लाइसेंस की बात कही गई है। पेट्रोलियम अधिनियम 1976। ठीक, 34 को ही रिप्लेस किया गया है। इसमें दूसरा अगर हम देखें तो एक है गैस सिलेंडर नियम 1981। गैस सिलेंडर नियम 1981। ठीक, गैस सिलेंडर नियम 1981 है, तो इसके तहत भी देखा जाए तो लाइसेंस की बात कही गई है। ठीक, इसमें भी लाइसेंस की बात कही गई है। और यूरोपीय यूनियन ने भी इस पे कदम उठाए हैं। यूरोपीय यूनियन, ठीक, यूरोपीय यूनियन ने क्या कदम उठाए हैं इसमें देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन ने आयात और निर्यात पर लाइसेंस की बात कही है। पर लाइसेंस, आयात निर्यात पर लाइसेंस की बात रखी है। तो ये कुछ मुख्य प्रयास हैं राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैंने डिटेल से समझाए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में लेक्चर आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा के बारे में। आज का लेक्चर इतना ही। ठीक।
ठीक है, चलिए